बीएससी थर्ड ईयर बायोलॉजी स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूं। हमने पिछले लेक्चर में न्यूक्लिक अम्ल की रासायनिक संरचना के बारे में अध्ययन किया। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में अध्ययन किया। आइए हम उसी श्रृंखला में आज डीएनए की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। डीएनए दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्लों में से एक है। जो दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, बहुत छोटी क्लासेस से आप लोग पढ़े हैं, डीएनए और आरएनए, उनमें से एक है। डीएनए प्लांट वायरसेस को छोड़कर दुनिया के तमाम प्रकार के जीवों में पाया जाता है, जबकि प्लांट वायरसेस के अंदर आरएनए पाया जाता है। डीएनए लगभग सभी प्रकार के जीवों में डबल स्टैंडर्ड अर्थात द्विसूत्रीय होता है। एक अपवाद है जीवाणुभोजी वायरस 5X174 वायरस में यह एक सूत्रीय होता है। जीवाणुओं में यह सर्कुलर होता है। ठीक उसी प्रकार से यूकेरियोटिक कोशिकाओं में भी यह सर्कुलर या वृत्ताकार प्रकार का होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में यह प्रायः प्रोटीन से मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण कर लेता है तथा इसी रूप में यह गुणसूत्रों के अंदर पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में यह अनावृत रूप से बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है, जबकि केंद्रक के अंदर यह सर्पिल कुंडलित अवस्था में पाया जाता है। जहाँ तक डीएनए अणु की लंबाई की बात है तो कुछ इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल्स आपके सामने प्रस्तुत हैं। बैक्टीरिया जीवाणु में ये प्रायः 1.4 मिलीमीटर के आसपास होता है। फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के अंदर यह 2.1 सेंटीमीटर होता है। मानव कोशिका में एक डीएनए अणु की लंबाई लगभग 3 मीटर होती है। वह मानव कोशिका जिसको आप सामान्य अपनी नग्न आँखों से देख नहीं सकते, इतनी सूक्ष्म होती है, जिसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, उस अकेली सूक्ष्म कोशिका में लगभग 3 मीटर के आसपास डीएनए पाया जाता है। तथा एक अध्ययन के अनुसार यदि एक वयस्क मानव के डीएनए की कुल लंबाई को नापा जाए तो वो करीबन 2 × 10⁻13 मीटर्स के आसपास होता है। और यदि इसको तुलना की जाए तो पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो दूरी है उसके 70 चक्कर हम लगा लें आने जाने के, उसके बराबर ये लंबाई होती है। ट्रिलियम में इस डीएनए की लंबाई करीबन 37.2 मीटर के आसपास होती है। जहाँ तक डीएनए की मात्रा को मेज़र करने की बात है तो उसको पिकोग्राम में नापा जाता है और एक पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम्स होता है। ट्रिलियम के अंदर जो डीएनए है उसकी मात्रा लगभग 120 पिकोग्राम के बराबर होती है। और एक जनरलाइजेशन है कि एक द्विकुंडलित डीएनए का 31 सेंटीमीटर का जो टुकड़ा है उसकी लंबाई, उसका मान 1 पिकोग्राम के बराबर होता है। तो ये हुई डीएनए की लंबाई और डीएनए की मात्रा के बारे में बात। अब हम उसके अणुभार की बात करते हैं। तो डीएनए बहुत अधिक अणुभार वाले अणु होते हैं। इनका जो अणुभार है वो 10⁻6 से 10⁻9 यूनिट्स के रेंज के अंदर होता है। अब इकोलाई बैक्टीरिया जो है उसका अणुभार लगभग 2.6 × 10⁻9 के क्रम का होता है। और जो T2 बैक्टीरियोफेज होते हैं, T2 जीवाणु भोजी भी जिनको हिंदी में कहा जाता है, उनका जो अणुभार है डीएनए का वो 1.2 × 10⁸ के क्रम का होता है। बैक्टीरियोफेजेस के अंदर भी डीएनए ही पाया जाता है। हालांकि ये भी वायरस प्रकृति के होते हैं, लेकिन एनिमल वायरस और बैक्टीरियोफेजेस इनमें भी डीएनए पाया जाता है। इनके अलावा जो दूसरे वायरस जिनमें डीएनए पाया जाता है, एक्सेप्शनली उनका अणुभार 1 से 350 × 10⁻6 के क्रम का होता है। तो ये अणुभार की बात हुई।
अब हम डीएनए के रासायनिक संगठन की बात करते हैं। तो जैसा कि पूर्व के लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, डीएनए में बेसिकली जो उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसकी, वो होती है न्यूक्लियोटाइड। यानी डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के कई अणुओं से मिलकर के बना होता है, इसीलिए डीएनए को बहु न्यूक्लियोटाइड या पॉली न्यूक्लियोटाइड अणु कहते हैं। और उसके एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये 3 घटक या 3 रासायनिक यौगिक होते हैं, पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फॉस्फोरिक अम्ल, और ये तीनों मिलकर के न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। एक एक घटक को देख लें हम। तो पेंटोस शर्करा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, एक वलय इसके अंदर उपस्थित है, और वलय में 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है, जबकि 5वां कार्बन बाहर होता है। कार्बन 2 के ऊपर 1 ऑक्सीजन एटम अनुपस्थित होता है, इसी कारण ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। जबकि 2 अन्य घटक जो हैं, जिसको आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, एक नाइट्रोजनिक क्षारक और एक फॉस्फोरिक अम्ल। नाइट्रोजनिक क्षारक में 2 प्रकार, प्यूरीन और पिरिमिडिन। प्यूरीन जो है वो एडिनिन और ग्वानिन होती हैं, जबकि पिरिमिडिन में साइटोसिन और थायमीन होते हैं। थायमीन इसका अपना स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस है, जो कि आरएनए में नहीं पाया जाता है। जबकि फॉस्फोरिक अम्ल जो कि कॉमन है, डीएनए आरएनए में दोनों में मिलता है, और आप देख पा रहे हैं वही H3PO4 वाला और 5 वैलेंसी वाला फॉस्फोरस इसके केंद्र में उपस्थित होता है। इस प्रकार ये 3 रचनाओं से मिलकर के इसके न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, और न्यूक्लियोटाइड ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं, इसीलिए डीएनए को बहु न्यूक्लियोटाइड या पॉली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। वर्ष 1953 में जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना को एक्सप्लेन करने वाला एक बहुत ही एक्सेप्टेड मॉडल और बहुत ही प्रचलित मॉडल प्रस्तुत किया था, और उस मॉडल के कार्य के लिए उनको 1962 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इस मॉडल की जो खास खास विशेषताएं हैं वो यहाँ पर चित्र के माध्यम से और वर्णन में हम समझ सकते हैं। बेसिकली डीएनए 2 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। अब जैसा आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, ये जो 2 येलो कलर की जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, सॉरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनसे मिलकर के बना होता है, जैसे कि एक सीढ़ी का निर्माण होता है, और उनके बीच में स्टेप्स लगी हुई हैं जो अलग अलग कलर से बनाई हुई हैं। और ये जो स्टेप्स हैं या जो पद हैं वो बेसिकली क्षार युग्म होते हैं। नाइट्रोजनिक क्षार जो होते हैं वो अकेले कभी भी डीएनए में नहीं पाए जाते, वे युग्म बना करके रहते हैं। इस प्रकार डीएनए में 2 बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जो कि एक कॉमन एक्सिस पर स्पाइरली कोइल्ड होती हैं। जैसे कि हम देखते हैं एक कॉमन एक्सिस होती है और उसके चारों तरफ कोइल्ड तरीके से सीढ़ी बनी हुई रहती है किसी किसी घर में या शॉप्स के अंदर। ठीक उसी प्रकार से एक कॉमन एक्सिस के चारों तरफ ये दोनों बहु न्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखलाएं हैं वो स्पाइरली कोइल्ड होती हैं, और जो उनकी कोइल्ड होने की दिशा है वो राइट हैंडेड होती है। इसीलिए डीएनए को डबल हेलिक्स कहा जाता है या डबल हेलिकल कहा जाता है। दोनों कुंडलन या दोनों जो श्रृंखलाएं हैं वो इस प्रकार से कुंडलित रहती हैं, लिपटी रहती हैं कि उनके बीच में 2 प्रकार की ग्रूव्स का निर्माण हो जाता है। ये जो 2 ग्रूव्स हैं उनमें से एक मेजर ग्रूव होती है जिसकी चौड़ाई 12 एंगस्ट्रॉम होती है, और एक जो ग्रूव है वो माइनर ग्रूव होती है जिसकी चौड़ाई 6 एंगस्ट्रॉम होती है। इन दोनों की जो गहराई है वो रेस्पेक्टिवली 8.5 एंगस्ट्रॉम और 7.5 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो हाईलाइट किया हुआ है स्क्वायर में वो आधा एक्चुअली मेजर ग्रूव को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से 2 ग्रूव्स पाए जाते हैं इसमें डीएनए में, और ये दोनों ही ग्रूव्स एक दूसरे के सामने स्थित होते हैं। अब आप यदि इसको डायग्राम को थोड़ा गौर करके देखेंगे तो जो एक पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है उसमें शर्करा में जो ऑक्सीजन की स्थिति है वो आप देखेंगे ऊपर की ओर स्थित है,
जबकि दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी स्थिति नीचे की तरफ है। तो एक श्रृंखला में वो अपवर्ड फेस करती है तो दूसरी श्रृंखला में ये डाउनवर्ड फेस कर रही है। इस प्रकार से यदि हम इसको शर्करा के आधार पर कहें तो एक श्रृंखला का अभिविन्यास यदि 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा, ये 5 और 3 यहाँ पर शर्करा में उपस्थित कार्बन की संख्या होते हैं, तो दूसरी श्रृंखला का विन्यास 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है। अब हम एक और चित्र के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं कि 2 श्रृंखलाएं हैं और जो माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव जो दिख रहे हैं वो यहाँ पर इस चित्र में अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। जो मेजर ग्रूव है वो वही अपना 12 एंगस्ट्रॉम और माइनर ग्रूव जो है वो पिछली जो स्लाइड में हमने बताया था। तो ये दोनों ग्रूव मिलकर के और एक पूरे हेलिक्स का निर्माण करते हैं और एक हेलिक्स की लंबाई लगभग 34 एंगस्ट्रॉम बताई गई है, जबकि डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम बताया गया है। एक हेलिक्स के अंदर क्षार युग्मों की संख्या लगभग 10 होती है। इस प्रकार यदि एक हेलिक्स के अंदर टोटल क्षार युग्म 10 माने जाते हैं तो 2 निकटवर्ती क्षार युग्मों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम के बीच निकल कर आती है। एरविन चारगफ 1950 ने यह बताया डीएनए में कि जो ए नाइट्रोजनिक क्षारक है वो थाइमिन के साथ जुड़ेगा और गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ जुड़ेगा सदैव। इसीलिए जितनी संख्या डीएनए में एडेनिन की होगी उतनी थाइमिन की होगी और जितनी गुआनिन की होगी उतनी ही साइटोसिन की भी होती है। एक अंतिम स्लाइड में हम डीएनए के जो वाटसन क्रिक का जो मॉडल है उसका फोटोग्राफ भी यहाँ इस प्रकार से देख सकते हैं।